चलो प्रोस्पेक्टस, पहला टॉपिक जो नोट्स में कवर हो रहा है वो है सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। मिल गया? बुक की खुली हुई है। अच्छा लिखो। It means a specific offer of securities made to identified persons to subscribe the securities of the company. Notes में से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? Identified persons का मतलब क्या होता है कि कुछ चुनिंदा लोग जिनको हम खुद आइडेंटिफाई करेंगे, जिनको हमने शेयर्स देने हैं, ठीक है? The persons to whom private placement shall be made are identified by board of directors and approved by shareholders by passing a special resolution in the general meeting. Private placement offers shall be made to identified persons in form number PAS4, PAS की full form, prospectus and allotment of securities, and details of those identified persons shall be maintained in register in form number PAS number 5. मतलब जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर है उसका फॉर्म है 4 और जो उनका रजिस्टर मेंटेनेंस है उसका फॉर्म है 5. अगर आपने बुक में से पढ़ लिया है तो यही है ना, कुछ गलती हुई तो बता देना. Maximum number of persons to whom such private placement offer can be made in a financial year cannot exceed 50, and or such number of persons as will be prescribed by the rules. और rules कहते हैं कि 200 persons से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है? मैक्सिमम वैसे 50 है, लेकिन अगर रूल्स के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो कितने हो सकते हैं? 200. प्राइवेट प्लेसमेंट मेड टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स, एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड कंपनीज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पब्लिक फंड, financial institutes, venture capitalists and employees are not counted in the list of 200. ये भी तुमने पढ़ा होगा, ठीक है? कौन काउंट नहीं होता. If offer is made to more than 200 persons, public issue, then it will be deemed to be a public issue. वो private placement नहीं हो सकता. Section 42 ये भी कहता है no का मतलब ये जो नीचे वाले 3 पॉइंट्स हैं ये इसमें काउंट नहीं होंगे. इसकी शॉर्ट फॉर्म है कार, याद करने के लिए कार. C for cash, ठीक है? A for advertisement and 9 R for renunciation. मतलब what is renunciation? फिर आप पढ़ रहे हो नॉर्मल इंग्लिश, क्या कहते हैं दोबारा? renunciation करो सर्च. renunciation in the favor of the others नहीं allowed होता है. renunciation basically नहीं, renunciation अपना वो छोड़ देना, repudiate या waive off लिख लो अंडरलाइन करके. repudiate और waive off करना. ठीक है आशु जी, मुझे पता था. तीनों पॉइंट समझा दो. पहला है कैश इज अलाउड इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट. मतलब नो मैंने कॉमन वर्ड लिख दिया, मैं बार बार नो नहीं पढ़ूंगा. तो कैश इज अलाउड इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, दैट इज प्रोसीड्स मस्ट बी रिसीव्ड ओनली थ्रू बैंकिंग चैनल्स. एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट इज अलाउड, मतलब नो नॉट अलाउड. एंड रेनुंसिएशन ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर इज अलाउड, मतलब नॉट. आप बताइए कि प्राइवेट प्लेसमेंट में जो भी शेयर होल्डर्स को मिलते हैं ना, वो अपना जो राइट है वो किसी और के फेवर में उसको वेवर नहीं कर सकते. जिसका नाम लिखा हुआ है PSU4 में, हम उसी को ट्रांसफर होगा किसी को नहीं. ठीक है, मतलब क्लियर हो गया. बैंकिंग चैनल से ही पैसा कलेक्ट करना, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते. एडवर्टाइजमेंट करके तो पब्लिक इशू करते हैं, है ना? तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो प्रोहिबिटेड है प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में. जैसे शिवम ने गाना गाया था शीला की जवानी, लेकिन वो कहता है मैं तेरे हाथ ना आऊं, तो एडवर्टाइजमेंट कर क्यों रहा है जब हाथ में नहीं आना उसके. चलिए 10th, new private placement is allowed unless private placement allotment is done or previous private placement is abandoned. Very important. Yes. So important mark कर लो 10 नंबर को. वो कहता अगर आपका पुराना प्राइवेट प्लेसमेंट खत्म नहीं हुआ तब तक आप न्यू नहीं कर सकते. यही है इसका मतलब. Allotment shall be made within 60 days of receipt of application money, failing which the entire money must be refunded back within next 15 days, failing which interest 12% per annum will be charged from the expiry of 60th day of receipt of application money. ये किताब में ऐसी था? हाँ जी सर. कोई डाउट है इस पॉइंट में? आप समझाओ हिंदी में. शिवम, company cannot use the proceeds of private placement and shall be kept in a separate scheduled bank, that is escrow account. ये मैंने buyback में पढ़ाया था. Until and unless allotment is made and return of allotment is submitted to registrar of companies. आपको एक अलग से अकाउंट खोल के रखना पड़ेगा, उसमें पैसा जमा होगा. Any doubts? No. Section 42, however, nothing shall prevent company from using above money for refund
और एडजस्टमेंट टुवर्ड्स अलॉटमेंट, ये भी आप पढ़ चुके होंगे कि आप उसको एप्लीकेशन मनी एक्सेस ले ली, वो आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दी, या फिर आपने मनी क्या कर दी, रिफंड कर दी। कंपनी शेयर सब, हाँ जी, एडजस्टमेंट मतलब कि ज्यादा पैसा आ गया, एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो अगली कॉल में चला गया। Company shall submit return on allotment in PAS number 3 Yes. within 15 दिन of allotment containing details of allotment securities, issues, amount received, etc. Any doubts? No. sir. Penalties for not submitting 1000 rupees per day and it can go to maximum of 25 lakh. Yes. अगर आप कॉन्ट्रैक्टिंग करते हो कोई भी इसकी प्रोविजन को, तो कंपनी प्रमोटर डायरेक्टरी shall be liable to pay penalty of amount received by the private placement or 2 crores whichever is less. ये याद रखना। अगर आपने कोई भी कंपनी ने, प्रमोटर ने या डायरेक्टर ने कोई भी गलत काम कर दिया, कॉन्ट्रैक्टिंग कर दिया, जो ऊपर लिखा सेक्शन था, तो आपके ऊपर फाइन लगेगा जितना आपको प्राइवेट प्लेसमेंट में अमाउंट मिला है, या फिर 2 करोड़ whichever is less। एक मिनट, company shall be liable to refund the entire amount of private placement within 30 days of penalties order together with interest of 12% per annum from expiry of 60th day of the receipt of application. Any doubts? No. जो पहला केस है ना 2 करोड़ वाला, उसमें कंपनी इंक्लूड नहीं है, उसी प्रमोटर और डायरेक्टर इंक्लूड है उसमें। इसमें पहला प्रमोटर डायरेक्टर कंपनी का अलग केस था। Is it new book? अरे वो कंपनी प्रमोटर है, कंपनी प्रमोटर कंपनी स्लैब इसमें कौन है? नहीं, आप करोगे इंक्लूड। कंपनी का मशीन थी, मतलब कंपनी 2 जगह फंसेगी। उसके बाद है पब्लिक इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन 23, टाइप्स ऑफ इशू, पब्लिक इशू, राइट एंड बोनस इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। जो पब्लिक इशू होता है ना, वो सिर्फ पब्लिक कंपनी कर सकती है, ठीक है शिवम? जो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है वो प्राइवेट कंपनी कर सकती है। राइट और बोनस इशू दोनों कंपनी कर सकती है, पब्लिक भी और प्राइवेट भी। और प्राइवेट प्लेसमेंट जो है वो पब्लिक भी कर सकती है और प्राइवेट भी कर सकती है। अब आशु ये बता, पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर का सकती समझ है। नहीं आया, कर सकती है। समझाइए। पब्लिक से जो पब्लिक कंपनी है, कभी कभी होता है कि मैं सिलेक्टेड बंदों को मतलब करूं, उसके प्रोविजंस के अंदर है सेक्शन 23 और सेक्शन 1 क्लॉज 1 में बोला हुआ है कि वो 3 वे से कर सकते हैं पब्लिक। जो वो क्लॉज था ना, वो सिर्फ डेफिनेशन फिर सबसेक्शन 1 है, उसमें कर सकते हैं। पब्लिक इशू कैन बी डन बाय only public. Right and bonus can be done by Both. and private placement can be done by both. चलो जी, पब्लिक इशू को मैंने 3 बॉक्सेस में डाला, देख रहे हैं? Yes. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब हम पहली बार पेज में, फर्दर पब्लिक ऑफर और फॉलो ऑफ पब्लिक ऑफर। देखो ये क्या होता है? सेम बंदों में नहीं, वो तो फिर जिसे LIC है सपोज, उन्होंने प्रमोटर को शेयर्स दे दिए पहले, अब प्रमोटर के शेयर्स लोगों में जाएंगे, पहले उसने ले लिए शेयर्स, अब वो आगे रीसेल हो जाएंगे। अब मान लिया आशु मेरा प्रमोटर है कंपनी का, इसके शेयर तेरे को बेच दिए मैंने, जो पैसा आएगा वो मैं नहीं रखूंगा, वो आशु को मिलेगा, लेकिन उसमें से मैं जो शेयर इशू एक्सपेंसेस है वो माइनस करेंगे, नेट प्रोसीड्स है। त्रिभुवन समझाना, इसे जो मतलब कि प्रमोटर है, पहले प्रमोटर ने ले सिर्फ लिए, प्रमोटर नहीं, बहुत ऐसे बड़े बड़े कोई भी हो लोग सकते हैं जो जिसने ले लिए, पहले शेयर्स ले लिए, उसके बाद उसने आगे बेच दिए अपने बंदे ने बेचे? हाँ जी। बंदे ने शेयर बेचे आगे? नहीं जिसने लिए, कौन बेच रहा है? कंपनी की तरफ से ही कर रहा है वो। कंपनी खुद बेच रही है, लेकिन प्रमोटर के शेयर बिकवा रही है वो। मैंने कंपनी बनाई, पब्लिक कंपनी, तुम 4 मेरे प्रमोटर हो, तुम चारों के शेयर्स हमने मदन और शिवम को बेच दिए, तो जो पैसा आएगा वो मिलेगा तुम्हें, लेकिन जो शेयर इशू एक्सपेंस होंगे वो माइनस करने के बाद मिलेगा, ठीक है? ऑन बिहाफ ऑफ प्रमोटर कंपनी, प्रमोटर की कौन-कौन बंदे इंक्लूड है? प्रमोटर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो CM, सीएस, एडवोकेट, शेयर होल्डर, तो भाई मतलब कोई भी विषय है उसका तो प्रोविजन आप कंपनीज सॉरी सीए छोड़ के ना सीएस ट्राई करो, सेक्रेटरी अच्छे लगोगे। मोनिका हर्ट नहीं होना शिवम से। ऑफर फॉर सेल, OFS, Yes. when shares are sold to public by company on behalf of existing shareholders like promoters of the company, that is also offered for sale। मतलब ये दोनों, दूसरा और तीसरा जो पॉइंट है मोस्टली वो सेम है, ठीक है? चलो, पावर्स ऑफ सेबी ये पता है? हाँ जी, Yes. बताओ नहीं, फिर पढ़ रहे हो आप, नहीं याद? तब सेबी की बात माननी पड़ेगी। कौन सी कंपनी सेबी की बात मानेगी और कौन सी कंपनी सेबी को जानती भी नहीं, लिस्टेड कंपनी मानेंगे, अनलिस्टेड है। इसलिए ये
better. Company, listed company or an unlisted company which has applied for listing to a recognized stock exchange. क्या दो चीजें हैं, पहला है फॉर मैटर रिलेटेड टू इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, दूसरा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड. ये 2 पॉइंट्स इकट्ठे हैं. एंड फॉर अदर मैटर्स अलाउ कंपनीज टू कंपनीज एक्ट और सीजी के रूल्स मानेंगे. ठीक है. और अनलिस्टेड कंपनी तो सेबी को जानती नहीं, वो कंपनीज एक्ट को ही मानती है. क्लियर हो गया. Next topic is prospectus is a written invitation to public to subscribe the securities of the company. ठीक है. prospectus क्या होता है? written invitation होता है, एक advertisement होती है कि आओ और मेरे पे पैसा लगाओ. ठीक है. 4 तरह का होता है, पता है? एवरेज, शेल्फ, रेड हेरिंग एंड डीप. एवरेज प्रोस्पेक्टस छोटू सा प्रोस्पेक्टस, हां वो एकदम रैंडम सेम ही होता है. कंडेंस्ड प्रोस्पेक्टस बोल सकते हो आप इसको. सो हमने क्या वर्ड यूज किया? इट इज अ कंडेंस्ड प्रोस्पेक्टस containing salient features as prescribed by SEBI. It contains all the important information but in concise manner. छोटे से क्यूट से मैनर में सब कुछ लिखा हो. सेक्शन 33 कहता है it is compulsory for every company to annex abridged prospectus with application form given to public to subscribe the securities of company and it shall bear the same serial number as in the application form. उनका जो serial number होगा, जो application form में तुमने लिखा होगा, वो दोनों क्या होने चाहिए? Same. Any default in annexing the abridged prospectus, then company and officer in default shall be liable to a penalty of 50,000. ठीक है. और actual amount of default. Abridged prospectus कब नहीं देना होता? जब अंडरराइटर को आप शेयर्स दे रहे हो या प्रमोटर्स को दे रहे हो. ठीक है. एग्जिस्टिंग की हो गया. ठीक है. एक ना मैंने लिखा है QIBs, ये सर्च करना है. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स. लिखो बुक में, इसमें नोट्स पे. क्वालिफाइंग इंस्टीट्यूशनल बायर्स. जो पहले को पीछे पड़ा था. ठीक है. इन लोगों के लिए हमें एवरेज प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है. मतलब इज इट कंपल्सरी टू प्रोवाइड अब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस? हाँ, कंपल्सरी. ठीक है. मुझे इसका पहला वर्ड नहीं समझ बुक्स में. पढ़ो. Does not apply है, किस पे नहीं होता वो. When application form is issued in connection with a bona fide invitation to a person to enter into an underwriter agreement. तो ये underwriter लिखवाया मैंने. तो underwriter वाला ही है ना ये. हाँ वही है कि एवरेज कहाँ नहीं देना. मैंने पूरी समरी दे दी बेटा एवरेज की. सही सही है नोट्स डिवाइड करने के लिए. चले आगे. हाँ करो. शेल्फ प्रोस्पेक्टस. देखो शेल्फ होता है ना, शेल्फ पे हमने अकाउंट्स की बुक से जाके रख दी. क्या डिपिक्ट कर रहा है कि यहाँ पे अकाउंट्स पढ़ाई जाएगी. अब तुमने एक प्रोस्पेक्टस बनाया, लेकिन तुमने ना पार्ट्स में शेयर्स इशू करने हैं. 1 साल में 2 बार 3 बार, 1 साल के लिए वैलिड होता है. ठीक है. तो इसको हम ट्रांचेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पढ़ो. Shelf prospectus means prospectus containing details of securities to be issued in tranches, that is more than one issue over a period of time without issuing prospectus again. तो तुम्हें दोबारा से prospectus बनाने की जरूरत नहीं है. Only companies approved by SEBI can issue self prospectus. जो approval जिनको SEBI का मिला हुआ है वही shelf prospectus बनाते हैं. रुको. Tranches का मतलब जो हिंदी में होता है धीरे-धीरे. ठीक है. Securities will be issued more than once in the upcoming time. तो आप कौन सा इशू कर सकते हो? prospectus, shelf prospectus. Company can bring public issues as mentioned in shelf prospectus for next 1 year without issuing the prospectus again. However, company have to submit information memorandum. बहुत important point, इसको लिख लो. important. मान लो पुराना prospectus में और अब जो तुमने इशू करने हैं उसमें कुछ चेंजेस आ गए, तो तुम साथ में एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना दोगे ताकि तुमने कुछ भी छुपाया नहीं पब्लिक से भी और आरओसी को भी जमा होगा. ठीक है. कौन से फॉर्म में? पीएस नंबर 2 में. कितने दिन के अंदर? 30 डेज. प्रायर टू सब्सीक्वेंट इशू कंटेनिंग डिटेल्स अबाउट न्यू चार्जेस क्रिएटेड एंड मटेरियल चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. बुक में 30 डेज की जगह 1 मंथ है. एक ही बात होती है. नहीं सर, पीछे क्वेश्चन है. नहीं, यहाँ पे 30 डेज ही लिखा है. 30 डेज 1 मंथ दो ऑप्शन है. आप यहाँ 30 डेज ही लिखना. ठीक है. चलो, तो अगर आपने कोई भी न्यू चार्ज क्रिएट कर दिया है, अगर आपने कोई न्यू चार्ज क्रिएट कर दिया है या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की क्या हो गई है, तो उसके बारे में आपने क्या सबमिट करना है? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. बोलो क्या इंफॉर्मेशन आरओसी को देना है. कितने दिन का? 30 डेज. चलो जी.
रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन नंबर 32. It is incomplete prospectus and does not contain details of. होता है prospectus है लेकिन ना ब्लैंक छोड़ देते हैं उसमें, क्योंकि अभी हमने डिसाइड नहीं किया होता क्या, या तो प्राइस या कितने शेयर्स इशू करने, दो चीजें क्वांटम एंड इशू. समझ आ गया? जब इशू करना होगा फटाफट भर दो उसको. सो कॉपी ऑफ रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस हम जमा कराते हैं आरओसी को 3 दिन पहले. ठीक है, अगर उसमें कोई वेरिएशन है, अगर आपने कुछ कर दिया गलत तो फ्रॉड का सेक्शन अप्लाई हो जाएगा 447. Deemed prospectus. If company appoints an issuing house to comply with all formalities related to the public issue and issuing agency shall issue securities to public on behalf of the company and also comply all the legal formalities. अगर आपने किसी issue house को appoint किया अपने shares को issue करने के लिए, तो आपको कौन सा prospectus बनाना पड़ेगा? Deemed. आशु इसके बारे में आप कुछ बता सकते हो हमें? बैठे बैठे पूरा कानून Deemed के बारे में. सर इसमें ऐसा होता है कि कंपनी कभी-कभी, मैंने ना आपको एक बिजनेस स्टडीज में टॉपिक पढ़ाए थे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स. हाँ जी. सेल बाय इशू हाउस भी था उसमें. मेरे को इसमें पता नहीं होता क्या क्या है? है, और वो बिजनेस सिंपल मेरे को पता है. चलो अपना इसमें क्या होता है, कंपनी का क्या करती है, पहले जो होता था कि वो बचने के लिए, प्रोस्पेक्टस से बचने के लिए वो करते थे आगे किसी बंदे को दे दूंगा सारे में शेयर्स अपने, तो उसमें इनको प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ता. पर जब पता लग गया कंपनी लॉ को, तो उन्होंने डीम्ड प्रोस्पेक्टस निकाले. इसमें 2 एक्सेप्शंस निकाल दी उन्होंने कि किस किस केस में वो डीम्ड माना जाएगा. पहला कि उसको सारा पैसा नहीं मिला ठीक है, उसको कंपनी को. दूसरा कि वो 6 महीने के अंदर अंदर बिक गए, Allot हो गए. अलॉट हो गए. तो इस 2 केसेस में डीम्ड आपको Deemed Very good. Deemed prospectus section 25. Even the underwriters will be appointed by issuing house and prospectus will also be issued by deemed prospectus which will be signed by at least 50% partners if issuing house is a firm. जिसको आप अपॉइंट कर रहे हो उस पे सिग्नेचर्स किसके होंगे? फर्म के. अगर वो फर्म है तो 50% ऑफ द पार्टनर्स. At least 2 directors if the issuing house is a company. शायद तुम्हारी बुक में 50% नहीं है, 2 directors है. चलो वो फर्म आ गया ना, उन्होंने वो पार्टनरशिप वाला एक्सक्लूड कर दिया, बट तुम्हें नॉलेज पता लग गई. अगर वो पार्टनरशिप फर्म है, 50%. अगर उसमें 4 पार्टनर्स हैं तो किस कितने दो. के साइन? सर अगर 5 है तो 2.5. पंचका दीदी आ गई ना. पंचका तो 3 हो गए ना उस केस में. शराब misstatements in prospectus. 2.5 नहीं होगा आधा. ओ मेरे पास 5. बंदे फिर तो ढाई साइन क्या आधा होगा? दोनों साइन होगा. साइन ऊपर से होगा. 3 हो गए ना. नीचे पैरों से कौन सर, करता है? पेन से 3 हो गए ना. 10 सेकंड पे छोड़ दे. पेंसिल से नहीं. मुझे याद आ रहा है. ये मैं चल रहा हूं, पता नहीं लगा. ठीक है. आशु आपने कौन जाना है? कोई चक्कर नहीं. ओके, क्लियर है ना? Misstatements means any untrue statement in the form or context in which it is included in prospectus or omission of material fact which misleads the public. ठीक है, जो भी misleading statement आपने prospectus में दे दी वो misstatement बन गई. अब देखो 2 तरह की liability होती है, criminal and civil. मतलब mens rea word आया होगा उसमें. नहीं वैसे मतलब पता है. चलो Guilty mind. वेरी गुड. पहले पढ़ लिया. नहीं ये कब से आया? पता है. Guilty mind आपने पहले पढ़ाया कि उसमें इंटरप्रिटेशन है जनरल क्लॉज में. इंटरप्रिटेशन ऑफ statutes में पढ़ाया मैंने और मेरी लॉ में भी है. Mens rea means intentionally created. Guilty mind है, आपने जानबूझ के किया है. मैंने लिखा है उसमें. अगले पेज पर. Liability for misstatements in prospectus, criminal liability and civil. वरना आप घर क्यों नहीं जा रहे हो? मोनिका को पढ़ने दो एटलीस्ट, तुम लोगों ने बातें करनी है तो. तो आशिता आप भी बड़ी पड़ी है मैंने तो. बेचारा तो ये अगले बैचेस को भी वीडियो जाएगी आशु. बोलूं कुछ? बोल दो सर. कोई नहीं. Irritating factor. Criminal liability section 34 mens rea, that is guilty mind, is essential for criminal liability to attract. ठीक है, अगर criminal liability attract करनी है तो वहां पे आपका जो माइंड होना चाहिए वो guilty होना चाहिए, मतलब आपने जानबूझ के वो चीज की है. ठीक है. सेक्शन 35 यहाँ पे मेंस rea हो भी सकता है. बुक में लिखा है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली. दोनों वर्ड है. वो इधर है सेक्शन 35 सिविल लायबिलिटी में. सब क्रिमिनल सर में वो 34 में 34 में होगा फिर. चलो सुनो. Mens rea may or may not be there. Civil liability arises when because of misstatement in prospectus any person or public have suffered a loss. ठीक है. अब इसकी damages क्या बनेंगे? देखो जब सिविल लायबिलिटी होती है ना तो ज्यादा बड़ी बात नहीं होती. तो जितनी डैमेज हुई है ना वही डैमेजेस बनेंगे. जितना तुमने किसी को दुख पहुंचाया वही क्या बन जाएंगे तुम्हारे डैमेजेस. सो लायबिलिटी
क्रिमिनल लाइबिलिटी में तो 447 अट्रैक्ट हो जाएगा. ओनली द पर्संस हु ऑथराइज्ड इशू ऑफ सच प्रोस्पेक्टस शैल बी लायबल. लेकिन सिविल लाइबिलिटी में जो हमारा लॉस है वो डैमेजेस टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस विल बी पेड. कंपनी promoters and all those persons who are authorized to issue of prospectus shall be liable. आशु एक बार आप चेक कर लेना फिर से यहाँ पे भी कंपनी वर्ड मैंने नोट्स में डाला है. ठीक है चलो. पर जो 35 है ना तो उसमें 447 भी लगता है. ओके डाल लेना. उसके बाद है लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस. अब क्रिमिनल लाइबिलिटी और सिविल लाइबिलिटी कुछ एक्सेप्शंस हैं. हाँ जी. पता है आपको? हाँ जी. क्रिमिनल में एक्सेप्शन अगर इमटेरियल मानता है वो, या फिर वो ही हैज रीजंस टू बिलीव कि वो ट्रू था. ठीक है. और सिविल में क्या है? ट्रू था नहीं, कुछ तब मान- तक ट्रू था जब तक प्रोस्पेक्टस इशू नहीं हुआ. हाँ जी हाँ जी वही. ठीक है. और इसमें सिविल लाइबिलिटी में क्या है कि उसने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया. सेकंड ही हैड रीजंस टू बिलीव कि उसके नॉलेज या फिर कंसेंट के बगैर वो हुआ है इशू, प्रोस्पेक्टस इशू है. ठीक है. फिर ही हैड उसका ग्राउंड जो भी था वो एक्सपर्ट्स के बेसिस पे था. एक्सपर्ट का स्टेटमेंट जो भी मेड हुआ वो इट वाज मतलब वो ट्रू था बट एक्चुअली में वो ट्रू नहीं था. और एक ओरिजिनल कॉपी ऑफ द उसको मिली हुई थी. चलो पढ़ते हैं जो मैंने एक और चीज जिसने बोला ना क्रिमिनल में, उसमें मेरे को डाउट है. उसमें इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाला वर्ड भी है. जरूरी है तो कर दो, कोई चक्कर नहीं, ऐसा लिखा होता बुक में. दिखा देना निकाल के. पहले ये पढ़ते हैं. When this statement in prospectus is immaterial, ठीक है, तब बच सकता है वो. Immaterial statement थी वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा किसी को. Till the time of issue of prospectus, if the person believed that whatever is mentioned in prospectus is correct or omission was necessary, और उधर director was not aware about the issue of prospectus and when he became aware, he immediately issued a public notice that he was unaware. ये तुमने नहीं बोला वानिका. When a person gave the consent to act as a director but withdraw it before the issue of the prospectus. बोलो आशु का point. सर यहाँ पे तब तक बाकी बच्चे जो वेले हैं नीचे वाला केस पढ़ के रखो. क्रिमिनल में यहाँ पे और करके वो सेकंड पॉइंट में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन भी जब जरूरी है तो कर दो, तो भी उसको एक्सेप्शन वही सेम क्वेश्चन है. He had a reasonable ground to believe that he did the issue of the prospectus believe that the signals for inclusion or omission was necessary. मतलब उसने बोला है कि ये चीज इंक्लूड करना या डिलीट करना है नेसेसिटी बन चुकी है. तब उस केस में क्रिमिनल नहीं बढ़ेगा ना. नहीं बनेगा. ये वही चीज है, इसको थोड़ा लॉ की लैंग्वेज में लिखा है. चलिए केस बताइए शिवम. कोई भी ये बस की पॉइंट है एक्सपेक्ट वाला. अच्छा, मतलब एग्जांपल दोगे मेरे को. The statement of the copy of the same extract from the official document that government के official gazette में से कोई point निकाला. पर वैसे गलत उसका proof बनेगा. बोलो बेटा. सर जी इसमें वो है कंपनी मतलब लॉस में है और वो जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है वो अपने कैपिटल रिजर्व से कर रही है और ये क्रिमिनल और सिविल Capital profits. कैपिटल प्रॉफिट. तो डिविडेंड कैपिटल प्रॉफिट से नहीं देना चाहिए. हाँ जी. प्रॉफिट से देना चाहिए. और कंपनी ने बोला था कि मैं तो डिविडेंड अनाउंस कर रही हूँ जबकि वो डिविडेंड अपनी एसेट्स को यूज करके कैपिटल प्रॉफिट कमीशन हुई ना इसमें. झूठ बोला गया ना. सर जी जनरली मतलब जनरली वो रेवेन्यू प्रॉफिट से ही डिस्ट्रीब्यूशन होती है डिविडेंड की. तो ये मतलब ये मिसस्टेटमेंट मानी जाएगी प्रोस्पेक्टस कि तुमने ये चीज बताई क्यों नहीं कि तुम लॉसेस में चल रहे हो. मिसस्टेटमेंट किस ग्राउंड पे है क्वेश्चन डिविडेंड के ग्राउंड पे. नहीं केस कि उसने बोल दिया कि नहीं, distribution sir, omission dividend- नहीं है ये. omission ही होएगा ना कि omission omission ओमिशन क्यों? omission ही है क्योंकि बताया mention फेल टू मेंशन. ठीक है. in it the company mentioned in its prospectus that it has been distributing dividend for past few years but failed to mention that they were distributing from the capital profit. पाया है ना एक तरह से फ्रॉड किया कंपनी. बैठ गुड. ये केस बुक में था. कोर्ट वाला है. बुक केस पेज का नाम Okay. लिखा पता लग गया. Example. नीचे वाला केस था. हाँ जी. क्या है इसमें? पर मेरे को याद उस था नॉट परचेज का केस था. A bought. ये A है अ नहीं है. पढ़ आशु. A brought the shares from the stock exchange share were partially paid up later on the misstatement to in prospectus. ये पूरा समझ क्या है? ये पता नहीं, मैं बुक से पढ़ता कंपनी से शेयर्स नहीं लिए यार, किसी और से लिए. थर्ड पार्टी का केस था. थर्ड पार्टी से ले लिए. ये केस है. हाँ पढ़ा मैंने एम कर पाएगा. उसमें भी नाम नहीं है. नहीं है. नाम नहीं है. यही नाम हाँ है. जी, हाँ जी, पी का. ये केस को डिटेल में रटना है. बुक से रट लेना Important है. है. मैंने नहीं पढ़ा. और यही है. ये पढ़ा था वैसे सर जी यही है कि उसने वो अपने स्टेटमेंट का कोई मैटर नहीं करता. क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन एक बार ये केस बुक से पढ़ो फिर बात करो. कल सेक्शन होमवर्क है ये केस. स्टॉक एक्सचेंज में है वो अलग Decision वो अलग चीज है. स्टॉक एक्सचेंज. Decision वाला है.
सेक्शन 36 बेटा पहले नोट्स पे आ जाओ आशु। हाँ जी हाँ जी सर। Any person who fraudulently induces to invest the money in company by making false statement, deception or omission of material facts shall be liable to fraud under section 437। जानबूझ के वो fraudulently उसको induce कर रहा है कि तू इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो। Any person or group of persons who are aggrieved to due to misstatements can take action under section this। ये याद कर लेना सर मुझे ना इसके उसमें डाउट है। किसमें? क्वेश्चन है illustration। क्वेश्चन बाद में डिस्कस करते हैं, पहले बताओ इसमें प्रोविजन में डाउट आया कोई? इस बुक में इस प्रोविजन में एक इलस्ट्रेशन है उसमें डाउट है। इलस्ट्रेशन है बाद में, पहले थ्योरी में। सेक्शन 38 एनी पर्सन हु मेक्स एन एप्लीकेशन इन फिक्टिशियस नेम्स, अगेन वो भी लायबल होगा अंडर फ्रॉड। आप जानबूझ के फिक्टिशियस नेम में शेयर्स दे रहे हो, ठीक है। सेक्शन 39 वेरी इंपॉर्टेंट, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। अलॉटमेंट का मतलब तुम्हें पता है, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो उस बंदे को एज अ शेयर होल्डर अपनी कंपनी में। So allotment means acceptance of application by a person to subscribe the securities of the company. Conditions क्या-क्या हैं इसकी? Following condition must be satisfied relating to allotment. Failing following which it shall be treated as irregular allotment. मतलब ये होना चाहिए। पहला मिनिमम अमाउंट आपको पता है कितने परसेंट? 90%। जो एप्लीकेशन मनी होती है ना, जैसे 10 रुपए का शेयर है तो 5% तो बेटा उसकी एप्लीकेशन मनी एटलीस्ट होनी चाहिए, लेकिन अगर सेबी है तो 25% होनी चाहिए। अगर आप सेबी के थ्रू कर रहे हो तो कितने परसेंट होनी चाहिए? 25% इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज। अगर मान लो आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आई, 90% एप्लीकेशन नहीं आई, तो आपको सारी मनी रिफंड करनी है, ठीक है। 15 days on क्लोजर, और अगर नहीं करा तो इंटरेस्ट देना है 15%, और सारी सब्सक्रिप्शन मनी 30 दिन के अंदर अंदर आ जानी चाहिए। आशु आपने कुछ मुंह बनाया था इस पॉइंट पे, कोई डाउट है? वो लिस्टेड कंपनी का अकॉर्डिंग हो गया फिर? 25% Company shall submit return of allotment in PAS number 3 within 30 days of date of allotment in private placement under section। ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट में था वो 15 दिन था, अब जो है यहाँ पे पब्लिक प्लेसमेंट में, पब्लिक इशू में 30 डेज। ये फर्क बता दिया मैंने दोनों में। और PAS 3S का, ठीक है। अगर आपने ऐसा कोई डिफॉल्ट किया तो 1000 रुपए पर डे और मैक्सिमम ऑफ 1 लाख, whichever is less, मैक्सिमम ऑफ 1 लाख। हां ठीक है, ओके बोलो, ये नहीं समझ आए थे 2 पॉइंट्स। पढ़ो रीड करो। Additional attachment to the form PAS3 in case share issued for the consideration other than the cash. Rule 12 subsection 3 of the company's prospectus allotment the rules 2014 provides in the case of the securities not being bonus share allotted as fully or partially paid up for the consideration other than the cash, then the following documents shall be attached. First, अगर अदर देन कैश है तो ये मेरे को 2 डॉक्यूमेंट्स निकल लगे थे। A copy of a contract duly stamped pursuant to which the securities have been allotted. अच्छा अगला बेटा। B. Any contract of sale if relating to the property or an asset or a contract for the services or the other consideration. मतलब अगर कोई भी कंसीडरेशन अमाउंट रिसीव किया कंपनी ने, कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड शेयर इशू कर दी, ठीक है, तो उसकी सेल डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी, जीटीए, जितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे सबमिट करेंगे। और ऊपर कॉन्ट्रैक्ट ठीक है। Application to stock exchange etc. Every company shall make an application for listing to a recognized stock exchange before a public issue of securities. The names of stock exchange listed application has been made by company must be mentioned in the prospectus. अब मान लो अगर तुम्हारी कंपनी ने 3 स्टॉक एक्सचेंज में, मेरा क्वेश्चन है आपसे, अगर मान लो आपकी कंपनी ने 3 स्टॉक एक्सचेंज में वो लिया, परमिशन लिया, और एक स्टॉक एक्सचेंज ने डिनाई कर दी लिस्टिंग करने से, तो क्या आपको एप्लीकेशन मनी जो बाकी 2 स्टॉक एक्सचेंज थी, टोटल आपने 3 में परमिशन ली, 2 ने आपको अलाउ कर दिया, एक अलाउ नहीं कर रहा, तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप उन 2 में कर सकते हो अपने शेयर्स इशू या नहीं? कर सकते हैं। नहीं कर सकते। होल अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी शुड बी रिफंडेड। जितना एप्लीकेशन मनी आपको मिला है सारा रिफंड होगा, ये आपकी बुक में है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड शैल केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद टिल देन सच मनी कैन बी यूज्ड ओनली फॉर रिफंड। अगर आपने वो मनी को यूज करना है या तो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो या फिर रिफंड कर दो इसका। अब जो मैंने मनन से क्वेश्चन पूछा है वो उसका आंसर है application to stock exchange if any of the stock exchange where listing application was made with the listing application and their application money must be refunded। मतलब 3 स्टॉक एक्सचेंज में तूने परमिशन ली, 2 ने तेरे को अलाउ कर दिया, तो ये मत सोचियो मेजॉरिटी में अलाउ हो गया हूं मैं, सबसे कंसेंट आना जरूरी है। अगर नहीं आया एक का भी कंसेंट तो आपकी जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है वो सारी की सारी रिफंड कर दो। ये एक एग्जांपल के तौर पे आपकी इलस्ट्रेशन बना के बुक में सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। फाइन्स खुद लर्न कर लेना।
Section 40 नीचे application to stock exchange, underwriting commission shall be paid by the company as may be prescribed. Rule 3 of the company's prospectus and allotment rules. Underwriting commission can be paid by the company to underwriter only if articles authorize. देखो commission तब देना है जब article of association में लिखा हुआ है. और such commission shall be paid out of या तो issue proceeds के पैसे या profits of the company में से पे कर सकते हो. मतलब अगले पेज पे मत जाना. Percentages of underwriting commission मैंने underwriting chapter में पढ़ाया है practical में semester 2. परसेंटेज 5% और 2%. और सेबी के अकॉर्डिंग यही सेबी के अकॉर्डिंग 3% रहेगी. डबल होती है उसकी 10 और वो थी शायद 5 डबल हो जाती है. मेरे हिसाब से वो 1% कॉल्स इन एरियाज और कॉल्स इन एडवांस 1% ऑफ टर्नओवर ऐसा कुछ आज ऐसा कुछ नहीं है, हम सेबी के अकॉर्डिंगली ही पढ़ रहे हैं क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं. तो शेयर्स के केस में 5% होता है और डिबेंचर्स के केस में 2.5% होता है. इश्यूड प्राइस मींस अगर डिस्काउंट पे है तो माइनस करके, पार है तो पार, अगर प्रीमियम है तो ऐड करके. तीन चीजें हो गई इश्यूड प्राइस में, ठीक है. या फिर जो आर्टिकल्स में तुमने कमीशन का रेट दिया हुआ है विच एवर इज लेस. नलायक Yes. मनन को बोला मैंने. Application to stock exchange etc. Prospectus issued by the company shall mention the following. जो आप prospectus issue कर रहे हो उसमें क्या क्या लिखना है? Name of underwriter, उनकी डिटेल्स, उनकी कितनी सिक्योरिटीज वो पर्टिकुलर कर रहे हैं, फर्म अंडरराइटिंग है कि नहीं, पार्शियल है कि नहीं, फुल है कि नहीं, जो पढ़ाया था, ठीक है. सेक्शन 41 GDR ऑलरेडी कवर हो चुका है चैप्टर 1 के अंदर. ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स. सर उसमें ना एक प्रोसेस है. मजा से नहीं आया बुक में हाँ जी. मैं विल प्रेजेंट टुमारो. अभी बता देता हूं. अभी नहीं, प्लीज ट्राई को कंप्लीट करना है, 2 पेज रहेंगे. मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्ट. शिवम आप चले जाओ घर, इससे सब वाराणसी घुमाते आप भी. Prospectus issued by a public company. I hate you then. Prospectus issued by a public company. Private company cannot issue prospectus. Shall contain such details as may be specified by SEBI with consultation with the central government. ठीक है, public company ही prospectus issue करती है, private company issue करती है statement in lieu of prospectus. And it shall also contain a declaration that company is making the public issue by completing the requirements of the Act, SEBI Act 1992 and Securities कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1996. ये तीनों एक्ट्स के बारे में बताना पड़ेगा और कंसल्टेशन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से साथ-साथ लेनी पड़ेगी. एक्सेप्शंस, अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स या राइट इशू कर रहे हो तो आपको प्रॉस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है. इशू ऑफ सिक्योरिटीज हैविंग यूनिफॉर्म राइट्स विद सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशूड एंड लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तब भी आपको प्रॉस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं. ऑलरेडी आप ऐसे टाइप इशू कर चुके हो, उसका ऑलरेडी प्रॉस्पेक्टस बन चुका है तो दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं. Matters to be stated, prospectus can be issued by a company at the time of its formation or even subsequently when the new public issue is brought. ठीक है, जब आपने कंपनी बनाई है फॉर्मेशन के टाइम पे प्रोस्पेक्टस बना सकते हो, जब आपने शेयर्स इशू करने हैं तब भी आप प्रोस्पेक्टस बना सकते हो. लेकिन प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं कर सकते हो जब तक वो आरओसी में पहले जमा नहीं है. कितने दिन? 90 days. 3 उसमें दूसरे आज अगले सेक्शन का 90 डेज. सेक्शन 26 मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस. इसमें 90 डेज कवर होगा टॉपिक. Experts consent if any related to any matter can be mentioned in the prospectus provided that he has not withdrawn such consent before filing of prospectus with ROC. Prospectus is issued public and mention that a copy of has been filed with ROC. ठीक है. 8th point पढ़ना. Prospectus must be issued to public within 90 days from the date of filing with ROC, otherwise it shall be Invalid. mark this point important. वैलिडिटी हाँ 90 दिन तक होती है. सर क्वेश्चन अलग चीज था वो क्या कि जो अपने है ना प्रोस्पेक्टस जो हमने किया क्या क्या इंक्लूड करना, तो 90 दिन तक वैलिडिटी थी उसकी. वो यही तो बोला मैंने, आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना ही करना है 90 दिन के अंदर. मतलब जब आरओसी में जमा हो गया, अगर 91 डे हो गया तो आपको नया प्रोस्पेक्टस बनाना हाँ, पड़ेगा. ताकि वो प्राइस फ्लक्चुएशंस ना हो और इसका भी कोई है. यही तो मेरा क्वेश्चन था, तब तो आपको आता नहीं. अरे आपने क्वेश्चन कुछ और पूछा था कि रजिस्ट्रार तक कब तक फाइल करना है. वो नहीं था, मैंने रजिस्टर के बाद कब तक लोगों को इशू करना. हमें सुना आपने पूछा और हमने सुना. मैंने भी गलत बोला उसमें. सॉरी मोनिका, सॉरी तोशु. फाइल्स खुद पढ़ लेना. फिर से मेरी बात नहीं है. सॉरी मैं तो इस सब करेंगे. Variation in terms of objects mentioned in prospectus. Yes. Special resolution in general meeting. Yes. Published advertisement. ठीक है. हाँ जी. TS number 1. 2 न्यूज़पेपर्स के अंदर. Given opportunity to exit और देखो अगर आपने जैसे मान लो प्रोजेक्ट ए के लिए पैसा मांगा है,
लेकिन आपकी कंपनी प्रोजेक्ट बी में पैसा लगा रही है, तो अब कुछ डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स होंगे तो उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, कि वो जा सकते हैं। So given an exit opportunity to dissenting shareholders by making promoters or shareholders having control purchase the shares of dissenting shareholders at their fair value। ठीक है, ऑफर फॉर सेल जो हम पहले से चुके हैं। Public issue of shares be made in demat form, not physically। ये तुमने पढ़ लिया होगा। In accordance with Depositories Act 1999। सिर्फ अटेंटिव, मेरे को मजा नहीं आ रहा पढ़ा के आज। Section 30 Wherever company publishes advertisements of prospectus, it shall mention the contents of MOA like object clause, liability clause, members, capital structure, details of signatories and shares subscribed by। Yes sir। कैपिटल स्ट्रक्चर भी था इसमें। बंद कर दीजिए। कैपिटल अपनी डाउट्स पूछिए, जो बुक से डाउट्स थे